हेलो एवरीवन, ये मेरा 11th लेक्चर है ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने 10th लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स एंड देयर वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, और पहला नंबर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। हैलोजन ग्रीक वर्ड से बना है। हैलो मीन्स सॉल्ट और जेंस मीन्स होता है प्रोड्यूसर। सॉल्ट प्रोड्यूसर्स को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। तो लिखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ halides. The first one EX2, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग MX2, और सेकेंड नंबर है MX4। MX2 को लिखते हैं हम लोग डाई हैलाइड्स और MX4 को लिखते हैं हम लोग टेट्रा हैलाइड्स। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर का MX2, जिसका नाम है डाई हैलाइड्स। बोलते हैं कि एक्सेप्ट, मतलब होता है के सिवाय को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन एंड सिलिकॉन, other elements of group 14 dihalides. The stability of dihalides increases down the group. क्यों? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मीन्स SnX2 से ज़्यादा स्टेबल, मतलब पहले होगा XeX2 देन SnX2 और लास्ट में होगा PbX2। इधर जाने से क्या होगा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पे हैं जर्मेनियम, टीन और लेड, सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने आपको बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि जर्मेनियम से लेड की ओर जाने से +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए यहाँ पे जर्मेनियम से जब लेड की ओर गए तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। फिर से वह समझ लीजिए, जर्मेनियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं कि आर्गन 3d10 4s2 4p2। कि जर्मेनियम के बाद लिख सकते हैं हम लोग टीन का कि क्रिप्टन 4d10 5s2 और 5p2, और लास्ट है लेड, इसमें लिख सकते हैं हम लोग जेनॉन 4f14 5d10 6s2 और 6p2। अब देखिए यहाँ पे P के इलेक्ट्रॉन को S ऑर्बिटल स्ट्रांगली सील्ड कर दिया, ठीक, और D इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग इफेक्ट पुअर है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है +2 दिखाने में, ठीक है, +2 +4 दोनों दिखा सक रहा है। यहाँ पे यहाँ पर भी D का सील्डिंग इफेक्ट पुअर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P के इलेक्ट्रॉन को S तो स्ट्रांगली सील्ड किया, लेकिन अंदर जो है वो F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी है, और F ऑर्बिटल का सील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। तो सबसे ज़्यादा इनकैपेबिलिटी जो होगा +2 इलेक्ट्रॉन देने का वो लेड का होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसीलिए यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे S अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। ये सब भी हमें दिक्कत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा
यहाँ पे जो है एस का न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा वो लेड में होगा, क्योंकि डी आर एफ का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे पर, यहाँ पे सिर्फ डी है, यहाँ भी सिर्फ डी है, लेकिन यहाँ पे डी आर एफ दोनों है। अगर कंपेरिजन करें तो शिल्डिंग इफेक्ट देखे थे हम लोग कि एस का सबसे ज़्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट एफ का था। इधर जाने से क्या हुआ था कि शिल्डिंग इफेक्ट जो था वो डिक्रीज कर गया था, शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। इसीलिए यहाँ पर लोग देखें कि कार्बन और जो सिलिकॉन है उसको छोड़ के बाकी सब बना सकता है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी शो करते हैं। और हम लोग देखेंगे ऐसा कि जर्मेनियम से लेड की ओर जाने से +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसीलिए यहाँ पे PbX2 जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि SnCl2 और PbCl2 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों में +2 में ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, ऑब्वियसली लेड होगा, तो यानी इसका स्टेबिलिटी ऐसे होगा और ऐसे जाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट ये था पहला नंबर। दूसरा MX4 लिखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 forms tetrahalides, forms tetrahalides of type MX4 except PbBr4, and या फिर PbI4। जितने भी टेट्राहैलाइड बनाएंगे वो विच आर कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट नेचर के होंगे, कोवैलेंट इन नेचर। ऑल द tetrahalides have tetrahedral शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसलिए सबका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। लिखेंगे कि द नॉन एग्जिस्टेंस of PbBr4, PbI4 can be justified, क्या लिखें कि द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbBr4 और PbI4 कैन बी जस्टिफाइड by the fact that both Br minus and I minus act as a strong reducing agent। क्या लिखे हम लोग कि द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbBr4 PbI4 कैन बी जस्टिफाइड बाय द फैक्ट दैट बोथ Br minus and I minus acts as strong reducing agent। दे रिड्यूस, ये रिड्यूस कर पाते हैं, दे रिड्यूस Pb4 प्लस इंटू Pb2 प्लस। इसीलिए यहाँ पे PbBr4 और PbI4 नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो आपका Br माइनस और I माइनस है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये Pb4 प्लस को Pb2 प्लस में रिड्यूस कर देता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बात करेंगे कि इसका जो शेप बताए थे वो बोले थे हम लोग कि टेट्राहेड्रल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग CCl4 का, CCl4 अगर हम लोग देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो इसका क्या होगा शेप, या SiCl4 ले लेते हैं, देख लीजिए चारों सिग्मा है, तो लिखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगा sp3 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, और स्ट्रक्चर जो होगा या ज्योमेट्री इसका बोले वो टेट्राहेड्रल होगा। अगर CCl4 का भी ले ले तो इसी टाइप का होगा सिमिलरली।
हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये सब भी सब सिग्मा बॉन्ड है। अगर बना के दिखाए हाइब्रिडाइजेशन तो आप देख लीजिए, सर एक बना के बता दीजिए। जैसे ले लें SiCl4, तो Si का होता है नियॉन 3s2 3p2, ये ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर इसको हम लोग एक्साइटेड कर दें तो लिखेंगे 3s 3p और बगल में होता है 3d। एस में एक 2 होता है तो उसको एक्साइटेड किए हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p ऑर्बिटल में, और 4 क्लोरीन, इसका होता है 3s2 और 3p5। थ्री एस 3p, एक और क्लोरीन है, एक और फ्लोरीन ले लेते हैं। 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 हुआ है। देख लीजिए, ये यहाँ से गया एक सिग्मा, ये भी गया सिग्मा, ये भी गया सिग्मा, और ये भी जाके सिग्मा ही बनाएगा। अब क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। अब देख सकते हैं कि क्लोरीन का साथ होता है तो 1 2 3 4 5 6 एक साथ। यहाँ भी सब में, इस सब में भी आप देख सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो सिग्मा काउंट करते हैं, तो टोटल हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड is not hydrolyzed by water due to absence of vacant d orbital in its valence शेल। लेकिन जो आपका दूसरा का टेट्राक्लोराइड होगा, जैसे लिखेंगे कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज easily hydrolyzed by water because it can accept an electron pair from water molecule। वाटर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। आप देख लीजिए, जैसे आप सिलिकॉन का यहाँ पे आप देखें 3s 3p, बगल में डी वाला ऑर्बिटल पूरा खाली रहता है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, लेकिन कार्बन का जब बात करें तो हीलियम 2s 2p, और इसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d, तो d ऑर्बिटल इसमें नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। d ऑर्बिटल नहीं है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है। आपको इसको बताते हैं कि कैसे वाटर का मॉलिक्यूल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पे अटैक करता है। जैसे हम लोग देखें कि SiCl4 इससे वाटर का मॉलिक्यूल को रिएक्शन करवा दे रहे हैं, ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। SiCl यहाँ देखिए, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, और ये जो है ये O,
मतलब वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहाँ से क्या होगा कि HCl निकल जाएगा माइनस HCl, और ये OH जो है इससे जुड़ जाएगा, तो इसका कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल SiOH Cl Cl Cl। और फिर से इसमें क्या करें कि 3 ठो वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ दें और इसमें से 3 ठो HCl निकाल दें, तो क्या होगा ये बनाएगा SiOH HOOH और OH, नाम है इसका सिलिसिक एसिड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर क्या होगा रिएक्शन, तो नो एक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो कि आपसे पूछा कि CCl4 प्लस 4H2O तो क्या होगा, ऑब्वियसली 3 एक था, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 था यहाँ पे, तो SiOH का होल 4 प्लस 4, नाम तो इसका आप जानेंगे सिलिसिक एसिड। आप देखेंगे कि लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्रा हलाइड्स of group 14 decreases down the group due to decreasing bond dissociation enthalpy। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है कि एक मोल गिवन बॉन्ड जो गैसियस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, जब वो गैसियस फ्रैगमेंट में टूटता है तो जितना एनर्जी का जरूरत हुआ उस चीज़ को तोड़ने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है मीन्स क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बॉन्ड ऑर्डर 3, तो क्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि वाई N2 इज लिस्ट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड का लंबाई बढ़ता है तो बॉन्ड एंथैल्पी घटता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो क्या हुआ, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि CH2 ज़्यादा स्टेबल है किससे, टेट्रालाइड देख रहे हैं X4 ये ज़्यादा स्टेबल है, GeX4 ये ज़्यादा स्टेबल है, SnX4 ये ज़्यादा स्टेबल है, PbX4। तो अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ तो CH4। इधर जाने से एटॉमिक साइज बढ़ गया, एटॉमिक साइज बढ़ा तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ा, बॉन्ड का लंबाई बढ़ा तो बॉन्ड एंथैल्पी घट गया, बॉन्ड एंथैल्पी घट गया तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 14 डिक्रीज कर जाता है। तो इधर लिखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, नंबर 2। लिखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स 2 types of oxides. The first one is MO, नाम है इसका मोनो ऑक्साइड, और MO2 नाम है इसका डाइऑक्साइड्स। तो फर्स्ट डील करते हैं A नंबर मोनो ऑक्साइड्स। मोनो ऑक्साइड्स बोलेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स मोनो ऑक्साइड्स ऑफ टाइप MO such as CO,
SiO, GeO, SnO, PbO, in which, अब इनमें से in which CO is neutral while GeO, SnO, PbO are एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, तो वैसे ऑक्साइड्स को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब और SiO जो है, SiO एग्जिस्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है। बी नंबर डाइऑक्साइड्स, लिखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स डाइऑक्साइड्स ऑफ टाइप MO2 such as CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, in which CO2, SiO2 are acidic oxides, while जबकि जो रेस्ट ऑक्साइड्स बच गया GeO2, SnO2 and PbO2 are amphoteric ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं नंबर थर्ड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 जो है वो जनरल ऑर्डिनरी कंडीशन पे या जनरल कंडीशन पे वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब रेड हॉट हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तब ये वाटर को डिकम्पोज कर देता है, स्टीम को डिकम्पोज कर देता है मेटल ऑक्साइड में और डाइहाइड्रोजन में। तो बोलेंगे कि लिखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 reacts with water at very high temperature। जैसे सी कोक, तो ये रेड हॉट कोक है, ये वाटर को, स्टीम को डिकम्पोज कर देगा और रिलीज करेगा H2 गैस। और ये कोबाल्ट नहीं है बच्चा, ये है कार्बन मोनो ऑक्साइड। बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस है। फिर इसी टाइप का अगर हम लोग देखें तो Si प्लस H2O ये बनाएगा SiO2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लेंगे और 2 यहाँ भी ले लेंगे। इसी टाइप का अगर देखें हम लोग तो Ge प्लस 2H2O, तो ये भी बनाएगा GeO2 प्लस 2H2 और यहाँ बैलेंस है। लेकिन बहुत रेड हॉट, तो जब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे और जो Sn है Sn प्लस 2H2O, तो ये भी डिकम्पोज कर देगा स्टीम को और ये बना देगा SnO2 प्लस 2H2। Pb is not affected by water due to formation of protective ऑक्साइड लेयर या ऑक्साइड फिल्म, मतलब परत। ये जो पीबी जो है ये वाटर से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर का निर्माण कर लेता है, इसलिए वाटर से प्रभावित नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें पहला है CO, नाम है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रिपरेशन और फर्स्ट है लैब मेथड।
तो बाय डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, by dehydration of formic acid with concentrated H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के प्रति बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल को दूसरा से हटाता है और अपने उसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखें अगर कि HCOOH इसको डिहाइड्रेट करेगा, मतलब इससे वाटर का मॉलिक्यूल हटा देगा, तो CO प्लस H2, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको हम लोग हीट करें और हमको मिल गया जो चीज़ चाहिए था, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो फर्स्ट है। सेकेंड जनरल मेथड, तो बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, तो कार्बन रेड हॉट दाल तप्त गर्म करें इसको और इसके ऊपर से हम लोग H2O यानी कौन सा स्टीम पास करें, तभी बना देगा CO प्लस H2, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस। इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में भी करते हैं। तीसरा, बाईपासिंग CO2 ओवर रेड हॉट कोक, CO2 प्लस C, ये बना देगा 2CO। 3 मेथड। नंबर 4, बाय हीटिंग सर्टेन, मतलब निश्चित मेटालिक ऑक्साइड्स विथ रेड हॉट कोक। देखते हैं हम लोग कि ZnO प्लस C हीट कर दें, ये कोक है, क्या बनेगा बताइए, Zn प्लस CO। और देखिए PbO प्लस C क्या करेगा, Pb प्लस CO। Fe2O3 प्लस C, ये बना देगा 2Fe प्लस CO। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी 3 लेना होगा और यहाँ पर भी 3 लेना होगा। ये था इसका प्रिपरेशन। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस, ना इसका रंग होता है ना इसका गंध होता है, मीन्स कलरलेस और स्मेललेस, इसको हम बोलते हैं ऑर्डरलेस, गंधहीन और रंगहीन। सेकेंड, स्पैरिंगली सॉल्यूबल, स्पैरिंगली का मतलब होता है लेस, कम, स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। तीसरा, हाईली पॉइजनस इन नेचर, बहुत जहरीला होता है ये, हाईली पॉइजनस होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। पॉइजनस का स्पेलिंग POISONOUS, हाईली पॉइजनस इन नेचर। ओके, हाईली पॉइजनस इन नेचर क्यों बोलते हैं इसको हम लोग हाईली पॉइजनस इन नेचर, क्योंकि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब जुड़ता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है दैन दैट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाता है, और जिसके कारण हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन जो पहुंच रहा है उसका ट्रांसपोर्ट रुक जाता है और आदमी का डेथ हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हाईली टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये ब्लड के साथ जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। फोर्थ, इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड,
न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। इसके लिटमस पेपर का कोई एक्शन नहीं होता है। 6 रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखते हैं NaOH प्लस CO, ये बनाएगा HCOONA, नाम इसका सोडियम फॉर्मेट। ये 6 पॉइंट हो गया। 7 देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर ये क्या ये काम करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का, मतलब दूसरा को रिड्यूस करता है और अपने आप को क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है। ये क्या करेगा, लिखेंगे कि CO acts as strong reducing agent. It reduces many metallic oxides into free metals। जैसे सर एग्जांपल कुछ ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं, जैसे देखें हम लोग ZnO प्लस CO हीट कर दीजिए, इसको रिड्यूस कर देगा Zn और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2। यहाँ पे देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे देखिए +4 है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और देखें PbO प्लस CO क्या बनाएगा, Pb प्लस CO2। और देखिए Fe2O3 प्लस CO, ये भी बनाएगा 2Fe प्लस 3CO2। यहाँ पर भी 3 ले लें, ऑक्सीजन 3 और 3 6, 3 दूना 6, और सबको क्या कर रहे हैं। नंबर 7 था 8 फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। लिखेंगे कि CO combines with many ट्रांजिशन मेटल हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को कह रहे हैं कि जिसका डी सबसेल पार्शियली फिल्ड हो, या तो एटॉमिक स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर दोनों में पार्शियली फिल्ड हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। जो आपका ग्रुप 12 का एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसका डी सबसेल दोनों स्टेट में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और एटॉमिक स्टेट में भी फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो मीन्स होता है नकली, झूठा, आभासी, फॉल्स। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स एट डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग परिस्थिति में, एट डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स। जैसे सर Na प्लस 4CO, ये बना देगा NiCO का होल 4, नाम है इसका निकल कार्बोनिल। और देखिए Fe प्लस 5CO, तो ये बना देगा FeCO का होल 5, आयरन कार्बोनिल। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 8 हो चुका है। 9 नंबर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड। अगर देखें हम लोग तो लिखते हैं हम लोग कि CO प्लस H2, तो यहाँ ले लेते हैं 2, ये बनाएगा CH3OH, नाम है इसका मेथेनॉल। और कंडीशन है यहाँ पे 673 केल्विन
और कैटलिस्ट है यहाँ पे ZnO। इसी टाइप का CO प्लस Cl2, तो ये बना देगा COCl2, नाम है इसका फॉस्जीन। अब अलग अलग कंपाउंड बनाएगा etc। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ CO। ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखेंगे कि इन CO कार्बन एटम इज sp hybridized, it has इनके पास 2 pi and 1 sigma बॉन्ड। जैसे देख लिया हम लोग कि यहाँ पे बॉन्ड ही होगा, सिग्मा ये है 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर हम लोग देख लें कि कार्बन, तो इसका देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन तो देखते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया, राइट। लेकिन यहाँ कार्बन का देखिए यहाँ पे 6 ही हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। और यहाँ पे आप देख लीजिए तो इसका स्ट्रक्चर हो गया 1 2 3, और एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गिनिए 1 2 3 4 5। आपको पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो 500 कर रहा है, मतलब डेफिनेटली कहीं से उधार लिया है, तो ऑक्सीजन से लिया है, तो नेगेटिव। ऑक्सीजन का गिनिए 1 2 3 4 5 6 होता है, मैंने एक डोनेट किया है तो प्लस। तो इसमें सिग्मा 1 और पाई 2, हाइब्रिडाइजेशन sp है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कैसे इसका sp इसका ऑर्बिटल सब बना के दिखा दीजिए कैसे ये क्या करता है। तो हम देखें कार्बन, तो कार्बन का अगर देखें हम लोग तो लिखते हैं 2s और 2p, 2s2 और 2p2। और ऑक्सीजन तो इसका बना लीजिए ऑर्बिटल, अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है 2s और 2p4 और 2s2। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्डिंग बनाते हैं। ये इधर से गया और एक सिग्मा, इधर से ई भी गया और ये एक पाई। अभी आपको बता देते हैं कि जब इधर ऑक्सीजन का हम ऐसे 6 ले रहे थे तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था, तो क्या किए थे कि ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया था इसको, तो ये दोनों यहाँ पे दे रहा है। और ये जो बॉन्ड बना रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और हम लोग जो बॉन्डिंग गिनते हैं वो सिग्मा तक गिनते हैं, सिग्मा यहाँ तक, यानी ये साफ साफ दिख रहा है sp। और इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड तो बन रहा है, एक सिग्मा एक पाई। और ये वाला हम लोग ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका सब कुछ तो देख चुके हैं। अब इसका यूजेस, तो यूजेस हम बता देते हैं ओरली आपको कि यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। दूसरा ये मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, जैसे हम मेटल कार्बोनिल इससे हम लोग बना सकते हैं। और जैसे वाटर गैस बनाए थे तो इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि एनोमेलस बिहेवियर कार्बन क्यों शो करता है, तो हम बोले थे कि हर ग्रुप का पहला मेंबर जो है वो और सब एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, क्योंकि पहला सबसे छोटा एटॉमिक साइज है कार्बन का, दूसरा साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है, और तीसरा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और चौथा पांचवा जो भी पॉइंट होगा। और ये है पॉइंट नेक्स्ट कि ये जो है इसका कैटेनेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है तो कैटेनेशन एबिलिटी घटता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।